हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। जो अभी एडवर्टाइजमेंट 51 आने वाला है, जो अंडर प्रोसेस है अभी, इससे रिलेटेड जो बेसिक डिटेल है वो टेस्ट फर्स्ट में करवा दी है। आपको जो बेसिक डिटेल देखनी है कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी क्या प्रोसेसिंग में है, तो वो आप टेस्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। इधर कहीं आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक आपको। अभी ये है दूसरा टेस्ट जनरल स्टडीज़ का। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये टेस्ट। आने वाले टाइम में यहाँ पे भी इंग्लिश में करवा दिए जाएंगे। मेजॉरिटी अभी हिंदी की है तो हिंदी का ही शुरू किया है, आगे इंग्लिश में भी करवाएंगे। लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट 50 था उसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे यूट्यूब पे भी और जो हमारी वेबसाइट है myupsc.com उस पर भी टेस्ट सीरीज़ करवाई थी। और भी कोई डाउट है आपके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। लेट्स बिगिन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय कौन सा है? देखिए, जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, इसमें जलवायु परिवर्तन पे फाइनल डिसीजन लेने वाला कौन सा इसमें से बॉडी है? तो जो जलवायु परिवर्तन पे डिसीजन लेने वाला है वो है कोप, पार्टियों का सम्मेलन। कोप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं या कोई करंट अफेयर्स की गाइड भी पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कोप 26। कोप 26 इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये कहाँ पे हुआ था? कोप 26 हुआ था ग्लासगो। ये ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड, यूके में। तो आपको ये ध्यान रखना है ज़रूर। कोप 26 हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ग्लासगो है, ये रिवर है और इसके दोनों साइड पे ग्लासगो है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर है जिसके किनारे पे ग्लासगो है, वो रिवर का नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है उस रिवर का नाम। एक और क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकता है वो है कि अभी जो कोप 27 होगा, कोप 27 कहाँ पे होगा? कोप 27 के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ये होगा नवंबर में, नवंबर 22 में। ये मिस्र में होगा। मिस्र की सिटी है शर्म अल शेख। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये आपका एग्ज़ाम के आसपास या उससे पहले ये इसकी तैयारियां हो जाएगी, तो इन दोनों में से कोई सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बिली अर्जन सिंह नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? बिली अर्जन सिंह जो रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा ये नाम, काफ़ी फेमस नाम है ये है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान से। देखिए, ये एक हंटर थे, शिकारी थे, लेकिन इन्होंने एक बार क्या है कि एक किसी तेंदुए के छोटे बच्चे का शिकार कर लिया। उसके बाद इन्होंने शिकार करना बंद कर दिया था। और इसी जो दूधवा नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना के लिए इन्होंने ही अभियान चलाया था। और इनको 96 और 1999 में गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है वर्ल्ड वाइड फंड की तरफ से। ये आपको ध्यान रखना है। 1995 में इनको, ये भी थोड़े टाइम पहले चर्चा में थे क्योंकि वो जो रामगंगा उद्यान कर दिया है उसका नाम चल रहा है जो जिम कॉर्बेट है, तो इसलिए ये चर्चा में है। 95 में इनको पद्मश्री भी दिया गया है। 2010 में इनकी डेथ हुई थी, निधन हुआ इनका। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बिली अर्जन सिंह। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जो पिछले 1-2 साल से चर्चा में रहे हैं और आपके सिलेबस में हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? देखिए, इसके जो चेयरमैन थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के,
इसके ये थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह। जस्टिस लोकेश्वर सिंह इसके पहले फर्स्ट चेयरमैन थे एनजीटी के। अब क्वेश्चन आ सकता है अभी प्रेजेंट में एनजीटी के चेयरमैन कौन है। अभी प्रेजेंट में जो एनजीटी के चेयरमैन है वो है मिस्टर जस्टिस ए के गोयल। इसमें जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट से वही बनते हैं। सो जस्टिस ए के गोयल अभी इसके प्रेजेंट में है और इसको आप ट्रेस करते रहिएगा क्योंकि ये जस्टिस जो ए के गोयल हैं ये बने थे जुलाई 2018 में। सो जुलाई इनका हो जाएगा 23 में पूरा, या हो सकता है उससे पहले एज हो जाए इनकी, जो भी रहता है प्रोसेस, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। ये मैच करवाना है और कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट देखना है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। त्यागराज जो फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं, महामस्तकाभिषेक, ये महामस्तकाभिषेक है, ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, पूरम केरला में है, ये सही है। तीज राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। सो इसमें इनकरेक्ट गलत कौन सा है? देखिए आंध्र प्रदेश में महामस्तकाभिषेक नहीं मनाया जाता है, सिर्फ कर्नाटक में ही मनाया जाता है। सो स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट है, बी गलत है। महामस्तकाभिषेक कर्नाटक का त्यौहार है, 12 साल में एक बार मनाया जाता है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पे स्थित है? जब से ये यूटी बनाया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इसका करेक्ट आंसर आएगा लेह में है, ये लेह लद्दाख में। आप ध्यान रखिएगा, अभी तो यूटी है और अगर आप यहाँ इलेक्शन वगैरह होता है और फिर से स्टेट बना दिया जाता है तो स्टेट हो जाएगा, 1-2 जो भी गवर्नमेंट करे, लेकिन एक्चुअल जो है ये लेह लद्दाख में है। जब से यूटी बना है उसके बाद से ये बौद्ध वगैरह पे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो अब कम हो गया है। तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में है? तुमकुर किस स्टेट में है? जहाँ पे अभी रिसेंटली ये एएसआई का सर्वे हुआ उसमें सोने के रिजर्व्स का पता चला है, गोल्ड रिजर्व का। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तुमकुर और ये कर्नाटका में है। ये अप्रोक्सीमेट लगभग 70-80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है बेंगलुरु से। ये आप कर्नाटक में है। भारतीय भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्षमान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी है? प्रोजेक्ट वर्षमान की, देखिए ये जो प्रोजेक्ट वर्षमान है ये किस लिए शुरू किया गया था? ये जो मौसम विभाग है हमारा, भारतीय मौसम विभाग, उसका मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसका आधुनिकीकरण के उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये जो हमारा भू विज्ञान मंत्रालय है उसने फ्रांस के साथ इसमें एक एग्रीमेंट किया है। और ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी इसका 147th किसका, जो भारतीय मौसम विभाग है उसका 147वां स्थापना दिवस अभी हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? भारतीय मौसम विभाग की 1875 में। ये सबको ध्यान में रखिए आप। प्रोजेक्ट वर्षमान फ्रांस के सहयोग से है। निशी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? जो निशी जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश की मुख्य जनजातियों में से है। 20 का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए निशी है, अपातानी है, तागिन है, मिश्मी है, खाम्पती है, ये अरुणाचल प्रदेश की मेन ट्राइब्स हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अंडमान निकोबार द्वीप जो है किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा अरकान योमा। अराकान योमा कहाँ पे है? ये जो माउंटेन रेंज है ये म्यांमार से शुरू होती है और ये जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया के साथ साथ और जो बंगाल की खाड़ी है उसमें ये जलमग्न अवस्था में है। अराकान योमा की बात हो रही है। ये पर्वत श्रृंखला जलमग्न है। अंडमान निकोबार आइलैंड इसी का पार्ट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी से। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ में किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है ये शुरू किया था 1995 में। अब अगर आपको पंचवर्षीय योजनाएं ध्यान में हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस पंचवर्षीय योजना का पार्ट है, और अगर नहीं है ध्यान में तो आप है जो ये जरूर एक नोट बना लीजिएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब रही है और उसमें क्या काम हुआ है। 95 में शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर आएगा ये है आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए करें, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख तो रहे हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। अब उसकी वजह तो आप ही बेटर बताएंगे, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिल जाएगा नोटिफिकेशन टाइमली। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ये यात्रा और पर्यटन जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? जो ट्रेवल और टूरिज्म पे कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये विश्व आर्थिक मंच, इसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ध्यान रखना, ये इंडेक्स जारी करता है। और ये चर्चा में क्यों है? आपने टेस्ट फर्स्ट में देखा होगा, UNWTO का एक क्वेश्चन करवाया था आपको, टूरिज्म से रिलेटेड था। इससे रशिया ने अपने आप को हटा लिया है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। पांडु बंदरगाह जो हाल ही में सुर्खियों में है वो किस राज्य में? जो पांडु बंदरगाह है ये आसाम में है। अभी रिसेंटली क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो केंद्रीय मिनिस्ट्री है उस, ये जो पोत बंदरगाह जलमार्ग वाली, उसका आयुष मंत्रालय के साथ में, और ये चर्चा में है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो है आसाम के गुवाहाटी में है। आयात निर्यात या आंतरिक माल का जो आवागमन है ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, इसमें बारिश फ्लड वगैरह रहता है, इसलिए चर्चा में रहता है। यहाँ पे अब ऐसा कर दिया है, इसके लिए यहाँ पे पांडु बंदरगाह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनका। अब यहाँ सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा आयात निर्यात या इंटरनल जो माल का आवागमन है, ये आप ध्यान रखना है। पांडु बंदरगाह आसाम में है। देखिए आपके एग्जाम में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडीज़ के, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। जीएस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप रेगुलर यहाँ टेस्ट कर लेते हैं एग्जाम तक तो आपका 20+ स्कोर तो इजीली हो जाएगा, 100% हो जाएगा। स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज किस स्थान पर स्थित है? इस स्पाइस और जो ऑयल सीड एक्सचेंज है ये महाराष्ट्र में है। देखिए महाराष्ट्र में है, ये है सांगली में, सांगली महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। और इसको सांगली को क्या बोलते हैं? हल्दी नगरी भी बोलते हैं, महाराष्ट्र की हल्दी नगरी भी बोलते हैं इसको, महाराष्ट्र की हल्दी नगरी। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? पूना एग्रीमेंट की बात हो रही है। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। देखिए जो पूना समझौता है, जिसको हम पूना पैक्ट भी बोलते हैं, पूना पैक्ट हुआ था, ये
मोहनदास करमचंद गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, पंडित नेहरू के बीच में नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच नहीं हुआ था, ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। सो पहला स्टेटमेंट ही गलत है, ए इसका करेक्ट आंसर है। गलत ही पूछा है इसमें। इस तरीके के क्वेश्चन भी रिपीटेडली पहले पूछे गए हैं, अभी भी होपफुली पूछा जा सकता है। ये जो बाहर सोसाइटी बनाई है, इंडियन एशियाटिक सोसाइटी, लंदन सोसाइटी, पेरिस सोसाइटी, सो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की है? पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना है, ये एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना की थी 1905 में, और ये कहाँ पे की थी? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में इसकी स्थापना की थी भीकाजी कामा ने। तो आपको ध्यान रखना है, पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 पेरिस फ्रांस में की थी। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आगे टेस्ट में आपको करवाते रहेंगे। भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था किस देश के समान है? जो यूनियन है टर्म, ये जो यूनियन की व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसके जैसा है? कहाँ से अडॉप्ट किया है? किसके जैसा है? देखिए, ये जो यूनियन है ये है हमारे यूके से, यूके के जैसा है यहाँ पे यूनियन जो है स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का। काफ़ी जगह से कई चीज़ें ली है। निम्नलिखित में क्या शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते हैं? अभी ये काफ़ी चर्चा में चलते हैं, वैसे तो ये पूरे थ्रू आउट चलता ही रहता है, पूरे साल ही ये चीज़ें चर्चा में, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा है ये चर्चा में। सो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एग्जाम में कोई मंदिर मस्जिद का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूछ लिए जाते हैं कि शिक्षा के अधिकार में इनमें से कौन सा नहीं आता है। सरकारी विद्यालय आता है, प्राइवेट विद्यालय आता है, प्राइवेट वित्त पोषित सरकारी विद्यालय आते हैं, जो मदरसाज हैं, मदरसे, ये शिक्षा के अधिकार में। देखिए 2011 में जो उस टाइम गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से बाहर रखा मदरसों को, राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट से भी बाहर रखा मदरसों को। और अभी ये चर्चा में इसलिए है, देखिए राइट टू एजुकेशन तो क्या आपको पता होगा, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था। और इसमें है 21A, इससे शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया। राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट में है आर्टिकल 21, उसका ही 21A करके उसी में राइट टू एजुकेशन जोड़ा है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। 6 से 14 ईयर के जो बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, इसमें है राइट टू एजुकेशन में। राइट टू इंफॉर्मेशन हम पता है, ये 2005 का एक्ट है। जो मदरसे हैं उनको, जो गवर्नमेंट थी 2010-11 में, उन्होंने क्या किया है, इन मदरसे को राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन से बाहर कर दिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप हाई कोर्ट में जाइए। सो वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट में है जो उसकी सुनवाई हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है, केंद्र सरकार को, कि भाई आप इस पर दीजिए, आपकी क्या राय है, क्या करना चाहते हैं। कोर्ट वैसे भी यही करता है, जब उनके लगता है कि इसमें कुछ है तो फिर वो सेंटर या स्टेट जो भी गवर्नमेंट है उसको पूछ लेता है। सो ये आपको ध्यान रखना है, मदरसा जो है वो राइट टू एजुकेशन में नहीं आते हैं। अगर राइट टू एजुकेशन में आते तो आसाम में जो लगभग 700-800 मदरसा बंद कर दिए हैं, वो बंद नहीं कर सकती थी वहां की गवर्नमेंट। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? देखिए लोक लेखा समिति है, लोक लेखा कमेटी समिति है, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? जो लोक लेखा समिति है, ये एक पार्लियामेंट्री समिति होती है और ये क्या करती है, जो भारत सरकार के खर्चे हैं उनका लेखा परीक्षा करती है। इसकी स्थापना कब की गई थी लोक लेखा समिति की? ये 1921 में भारत सरकार ने की थी। और किसके अकॉर्डिंग की थी? आपने सुना होगा 1909 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
एक 1909 का था, एक 1919 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग की गई है। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी है 22 मेंबर है, जिसमें से 15 मेंबर्स इसमें लोअर हाउस के होते हैं और जो 7 मेंबर है इसमें अपर हाउस के होते हैं, राज्यसभा के। लोअर हाउस लोकसभा होता है, अपर हाउस राज्यसभा होता है, उसके 7 मेंबर होते हैं इसमें। इसका जो अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। पहले क्या होता था, 1967 तक इसका अध्यक्ष जिसकी सरकार होती थी उसी दल से होता था, जबकि 67 के बाद से इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता था और केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते थे। लेकिन अभी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो तय करेंगे इसका अध्यक्ष कौन होगा। भारत का पहला वन्यजीव रिजर्व कौन सा, पहला जो रिजर्व है वन्यजीव रिजर्व वो कौन सा है। जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ये है नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का पहला है। ये कब एस्टैब्लिश हुआ है, स्थापना 1986 में हुई थी इसकी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए कल जो पहला टेस्ट था, कई बार होता है आंसर की बजाय टिक कहीं और हो जाता है, बता देते हैं हो जाता है, तो आप जरूर कमेंट में आपको डाउट लगे तो पूछ लिया कीजिए, हम डिस्कस कर लेंगे। उसमें एक जैव विविधता का क्वेश्चन था, उसका आंसर 22 मई आएगा, वो शायद 22 मार्च बता दिया था, सो उसको आप 22 मई ही पढ़िएगा। वैसे तो कमेंट में पिन आउट कर दिया है 22 मई, फिर भी जो एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये जो डेज हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट दिवस वगैरह का एक क्वेश्चन आता है। हर साल क्या है, देश भर में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, सो 11 मई इसका करेक्ट आंसर आएगा। संविधान के भाग 4 का आर्टिकल 43 बी किससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल का आपको जरूर पता होना चाहिए और ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको जो पार्ट फर्स्ट है उससे लेके और जो पार्ट फोर्थ है ये तो आपको बिल्कुल 100% याद होने चाहिए। आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स हैं या सिटीजनशिप है या फिर जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, तो ये जरूर आप आर्टिकल पढ़िएगा इनके बारे में, एक दिन में नहीं तो रेगुलर बेसिस पे याद हो जाएगा। ये सहकारी समितियों से है, अभी गवर्नमेंट ने एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया है, सहकारी डिपार्टमेंट, और ये चर्चा में है, काफ़ी घोटाले पकड़ में आए हैं पहले के इसमें, इसलिए चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कई जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको लग रहा होगा ये थोड़ा, लेकिन जो देखोगे आप प्रीवियस ईयर के पेपर तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को जो देखा जाता है वो अर्थ समिट के रूप में देखा जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, जलवायु परिवर्तन पृथ्वी शिखर सम्मेलन। स्वच्छ विकास तंत्र क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को परिभाषित किया गया है। ये जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है या जो स्वच्छ विकास तंत्र है इसको परिभाषित किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल में। ये जो उत्सर्जन है व्यापार योजनाओं में इसके लिए किया गया है कि एक जो मैकेनिज्म है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, डेवलपमेंट की जो मैकेनिज्म है वो क्लीन होनी चाहिए, ये क्योटो प्रोटोकॉल इसमें परिभाषित करता है इसको। ये सारे प्रोटोकॉल्स आगे कर लेंगे धीरे धीरे, नगोया, क्योटो, ये सब। मैप जरूर देखिएगा, इंडिया का मैप आपको आना चाहिए, इवन कम से कम सारे स्टेट यूटीज उनकी लोकेशन वगैरह आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उक्त राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में, एरिया वाइज बढ़ते क्रम में बताना है, कम से ज़्यादा। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, देखिए त्रिपुरा है, त्रिपुरा नॉर्थ स्टेट राज्य है। इसका जो
टोटल एरिया है वो है अप्रोक्सीमेट 10,491 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। मिजोरम है, मिजोरम का जो टोटल है ये है 21,087 स्क्वायर किलोमीटर। मेघालय है, मेघालय का है ये अप्रोक्सीमेट 22,420 के अराउंड है ये। और जो मणिपुर है इसका 22,327। देखिए काफ़ी टफ क्वेश्चन है अभी, क्योंकि इन तीनों का, स्पेशली इन दोनों का लगभग बराबर सा है। सो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, सबसे कम किसका है? त्रिपुरा का है फर्स्ट, उसके बाद किसका है? मिजोरम का है, देन उसके बाद किसका है? मणिपुर, और देन मेघालय। सो 1 2 4 3 ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। डी। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? जो पूर्वी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है वो कहाँ पे मिलते हैं? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, जो ईस्टर्न घाट है वो और जो वेस्टर्न घाट है वो मिलते हैं यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? ये है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ये तीनों में है नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी हाइट कितनी है? जो सी लेवल है उससे, समुद्र तल से इसकी जो टोटल हाइट है इतने मीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई क्वेरी है तो पूछिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।